डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है कि पूरे एंटरप्राइज को उसके द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनके आधार पर उनको विभाजित कर दिया जाए। इफ़ इन बिजनेस, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में बहुत सारी वस्तुएं मैन्युफैक्चर की जाती हों तो डिपार्टमेंटाइजेशन उन प्रोडक्ट के आधार पर किया जाना चाहिए बजाय उनके कार्यों के आधार पर। इट इज़ नॉट सो। अगर ऐसा नहीं है तो देयर इज़ ए कांस्टेंट फियर, हमेशा ये डर रहता है कि जो कुछ प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है और उनकी मार्केटिंग ज़्यादा समय कंज्यूम कर लेगी, जबकि दूसरे जो प्रोडक्ट हैं उनको थोड़ा बहुत ध्यान, उनको कुछ ही ध्यान उनको मिल पाएगा। तो परिणाम स्वरूप कुछ प्रोडक्ट ज़्यादा संख्या में बिक जाएंगे जबकि दूसरों को एक बहुत थोड़ा बाज़ार मिल पाता है। तो वाइड सच इस तरह की परिस्थिति से बचने के लिए पूरे एंटरप्राइज को प्रोडक्ट के आधार पर डिवाइड किया जाता है और विभिन्न प्रकार के डिवीज़न्स स्थापित किए जाते हैं और जो डिवीज़न के हेड हैं वो सभी फंक्शन उससे जो जुड़े हैं उस प्रोडक्ट से उनकी वो देख रेख करता है। इसलिए परचेज, जैसे कि जो परचेज, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस, इन सभी फंक्शंस जो हैं इनको वो देखभाल करता है। ऑल दीज फंक्शन, ये सभी कार्य सेपरेटली विभिन्न डिविजन्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं और ये प्रोसेस निम्नलिखित डायग्राम से क्लियर हो जाता है। पहले शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, इसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। इसके मेटल प्रोडक्ट का डिवीज़न अलग, प्लास्टिक प्रोडक्ट का डिवीज़न अलग। मेटल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल डिपार्टमेंट ये अलग होंगे और प्लास्टिक के प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और पर्सनल डिपार्टमेंट अलग से होंगे। एडवांटेजेस, इसके क्या क्या लाभ हैं। नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स। डिविजनल हेड्स का विकास, प्रत्येक डिवीज़न के जो मुखिया हैं वो सभी फंक्शन अपने प्रोडक्ट्स के देखते हैं, जो जैसे कि परचेज, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस, उन सब को करते हैं वो। दिस थिंग्स, इससे क्या होता है, उनके अंदर विभिन्न प्रकार की जो कौशल है, विविध कौशल एक डिविजनल हेड के अंदर उनमें विकसित हो जाता है, उसमें मदद मिलती है। नंबर 2, डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड। इनका मतलब कि मूल्यांकन किया जा सकता है जो डिविजन्स के परिणामों का, विभिन्न भागों के परिणामों का। सभी एक्टिविटी प्रत्येक डिवीज़न की इंडिपेंडेंटली की जाती है, इसलिए जो डिविजनल रिजल्ट्स हैं उनके प्रॉफिट और लॉस आसानी से असेस किए जा सकते हैं और इस आधार पर एक अनप्रॉफिटेबल जो डिवीज़न है उसे क्लोज किया जा सकता है। नंबर 3, क्विक डिसीजन, शीघ्रता से निर्णय लेना। प्रत्येक डिवीज़न इंडिपेंडेंट होता है अपने आप में और डिविजनल मैनेजर्स कोई भी डिसीजन किसी भी डिवीज़न के बारे में, अपने डिवीज़न के बारे में इंडिपेंडेंटली ले सकता है बिना दूसरे डिविजनल मैनेजर से कंसल्ट किए, उनसे परामर्श किए। इसलिए डिसीजन क्विक और इफ़ेक्टिव यानी शीघ्र और प्रभावपूर्ण होते हैं। इजी एक्सपेंशन, आसानी से इसका विस्तार। प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए एक अलग डिवीज़न खोला जाता है। अगर एक कंपनी नया प्रोडक्ट लाना चाहती है तो ये आसानी से बिना दूसरे या एग्जिस्टिंग डिवीज़न को डिस्टर्ब किए ला सकती है आसानी से। इसलिए इस कंसर्न को एक्सपेंड करना, इसका विस्तार करना आसान होता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस, नंबर 1, डिवीज़न हेड्स के मध्य संघर्ष या झगड़े। प्रत्येक डिवीज़न हेड अपने डिवीज़न का एम्पायर बनना चाहता है। इस ईगो को शांत करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए प्रत्येक अपने डिवीज़न के लिए अधिक से अधिक रिसोर्सेज की मांग करता है और ये जो सिचुएशन है इसे विभिन्न डिविजनल हेड्स के बीच में झगड़े या संघर्ष हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, फंक्शंस या कार्यों की दोहराई या दोहरीकरण। पूरा जो सेट ऑफ फंक्शंस है जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल और पर्सनल, ये
ये क्या है, सभी डिवीज़न में रिक्वायर्ड होता है, उनकी आवश्यकता होती है। इससे विभिन्न डिवीज़न्स के बीच में जो प्रयास है उनका दोहरीकरण हो जाता है, बार बार उनको दोहराना पड़ता है, इसलिए रिसोर्सेज मिसयूज होते हैं और परिचालन की लागत भी अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है। सेल्फिश एटीट्यूड, स्वार्थपूर्ण उनका व्यवहार या रवैया, प्रत्येक डिवीज़न ट्राई करता है अपनी बेटर परफॉर्मेंस को दर्शाने की, कई बार दूसरे डिवीज़न की कीमत पर भी वो ऐसा करता है और इससे एक स्वार्थपूर्ण व्यवहार दर्शित होता है। परिणाम स्वरूप इससे पूरे जो कंसर्न है, पूरे जो संस्था है, उसके हितों को घात पहुंचता है या उनको आघात होता है। और सुटेबिलिटी ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, इनकी उपयुक्तता कहाँ है? नंबर 1, जहाँ मेन प्रोडक्ट्स एक से अधिक हो, उनकी संख्या एक से अधिक हो, जहाँ विभिन्न मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी, तकनीकियाँ और मार्केटिंग के तरीके आवश्यक हों, जहाँ कंसर्न का साइज पर्याप्त मात्रा में बड़ा हो। फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक कंपैरेटिव स्टडी, इनका तुलनात्मक अध्ययन, बेसिस ऑफ डिफरेंस फंक्शनल स्ट्रक्चर डिवीजन स्ट्रक्चर। सबसे पहले फॉर्मेशन, ये इसका कार्य के आधार पर फॉर्मेशन होता है, इसका निर्माण होता है, ये प्रोडक्ट के आधार पर बनता है। दूसरा, यहाँ कार्यों में स्पेशलाइजेशन होती है, यहाँ प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे क्या होता है? इट इज़ क्यूबरसम टू असर्टेन डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें विभागीय जो उत्तरदायित्व है उसको सुनिश्चित करना बोझिल होता है। कोई भी डिपार्टमेंट इसकी एडवर्स रिजल्ट की अकाउंटेबिलिटी का मतलब उसकी जवाबदेहिता नहीं लेता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेता। और इसमें इट इज़ ईजियर, यहाँ आसान होता है डिविजनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित करना। डिविजनल मैनेजर अपनी एडवर्स रिजल्ट के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकता है या उससे पीछे नहीं हट सकता। पॉइंट नंबर 4, प्रबंधकीय विकास। डिपार्टमेंट मैनेजर जो है वो एक कार्य को बार बार करके एक ही कार्य को उसका स्पेशलाइज हो जाता है, इससे इसकी लिमिटेड यानी सीमित रूप में विकास संभव होता है। डिवीजनल मैनेजर बहुमुखी होता है क्योंकि वो बहुत सारे मतलब कि विविध कार्यों को परफॉर्म करता है या उन्हें करता है, उनकी देखरेख करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा जो विकास है, अत्यधिक विकास संभव हो जाता है। नंबर 5, कॉस्ट, लागत, क्योंकि कार्यों की डुप्लीकेशन नहीं होती तो कॉस्ट इसमें कम होती है, क्योंकि यहाँ कार्यों की डुप्लीकेशन होती है तो कॉस्ट ज़्यादा होती है, उच्च होती है। नंबर 6, कोऑर्डिनेशन, सभी डिपार्टमेंट हेड जो विभागों के अध्यक्ष हैं वो अपनी मर्जी से कार्य करते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन यहाँ एस्टेब्लिश करना मुश्किल होता है। और पूरा डिवीज़न एक डिविजनल हेड के द्वारा इसको हेड किया जाता है, इसका मुखिया होता है हु कंट्रोल, जो सभी डिविजनल एक्टिविटीज़ को नियंत्रित करता है। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो परोक्ष रूप से अपने आप यानी कि एस्टेब्लिश हो जाता है। और स्टेबिलिटी, उपयुक्तता, जहाँ केवल एक मेन प्रोडक्ट होता है दैट इज़ सोल्ड, जहाँ बेचा जाता है एक ही प्रोडक्ट को, वहाँ ये उपयुक्त है। जहाँ मेन प्रोडक्ट्स की जो संख्या है एक से अधिक हो, वहाँ ये डिविजनल स्ट्रक्चर उपयुक्त होता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब and like my channel and please